आज की ही खबर है कि दुबई, जो कि भूख की नगरी कहलाती है, वहाँ की एक लहर आएगी, सब साफ कर देगी। आपके लिए लगता है कि दुबई जो कि भूख की नगरी कहलाती है, वहां पर एक साल की बारिश एक ही दिन में हो गई है। आप नंगे पाँव चल सकते हो? दुनिया का एक एक प्राणी नंगे पाँव चलता है, आप नंगे पाँव नहीं चल सकते। अब आप तो अब बिना ब्रश किए ना जी पाओ, सर में दर्द हो जाएगा। आपके लिए प्रतिदिन नहाना जरूरी हो गया है। दुनिया में कोई प्राणी नहीं प्रतिदिन नहाता। आपको कहाँ से मिलेगा नहाने को पानी, जब पीने को पानी नहीं है? नहाने को कहाँ से पाओगे? प्रकृति से दूर होकर हम शारीरिक रूप से सबसे असुरक्षित जीव बन गए हैं, और मानसिक रूप से भी। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ग्रीन एनर्जी और ये सब कुछ, इन सब के पीछे धारणा क्या है? भोग कम नहीं करूंगा। प्रणाम आचार्य जी। आप अक्सर कहते हैं कि अहम हर एक चीज को भोगना चाहता है। आज की ही खबर है कि दुबई, जो कि भूख की नगरी कहलाती है, वहां पर एक साल की बारिश एक ही दिन में हो गई है, जो कि बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि वहां पे अक्सर विंटर्स में बारिश हुआ करती थी, पर अब की बार समर्स में हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज पानी का जहाज बन गए हैं, मॉल्स वाटर पार्क बन गए हैं, और तेजी से भागने वाली नगरी रुक सी गई है। अहम बाहर छलांगे मारता है तो प्रकृति उसे रोक देती है। तो क्या आचार्य जी, प्रकृति के इस दंड से हम सुधरेंगे? एक तरह से ये प्रकृति का दंड भी नहीं है। प्रकृति, सच पूछो तो, बड़ी निरपेक्ष होती है। वो इतनी बड़ी है, इतनी स्वायत्त है, इतनी स्वतंत्र है कि उसको हम जैसी छोटी चीज को, जो उसी का अपना एक नन्हा सा मुन्ना है, उसको दंड देने की जरूरत भी नहीं है। होता बस ये है कि अहम अपनी कामना के अनुसार प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, और प्रकृति को अपनी कामना के अनुसार एक रूप देना चाहता है। प्रकृति ने कोई ठेका नहीं ले रखा है कामना पूरी करने का। वो तो वही करती है जो उसके नियमों के अंतर्गत होना है, और उसके नियम अगर कहते हैं कि तुम उससे छेड़छाड़ करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया हो जाती है। और प्रकृति इतनी बड़ी है कि प्रकृति की छोटी सी प्रतिक्रिया भी नुन्नू अहंकार के झेले झिलनी नहीं है। आप अगर प्रकृति लोगे, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के अधीन है। 0 केल्विन समझते हो? 0 से 273 डिग्री नीचे, लगभग उतना तापमान भी प्रकृति में देखा जाता है आउटर स्पेस में। और 10,000 डिग्री, लाखों डिग्री, वो सब तापमान भी देखा जाता है सुपरनोवाज में। तो प्रकृति में तो ये सब कुछ है। प्रकृति, लेकिन अगर जो पूरी रेंज है उसमें तापमान की, उसको मनुष्य के लिए 0.0000001% भी बदल दे तो हम सब या तो जम जाएंगे या भाप हो जाएंगे। प्रकृति -273 से करोड़ों डिग्री तापमान तक जाती है। ठीक है? सूरज की सतह पर कितना तापमान होगा सोचो। और उसमें एक बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें हम झुन्नू लोग अपना कूद फान मचाते हैं। हम कौन सी रेंज में जी सकते हैं? मान लो 0 से 20-30 डिग्री नीचे से लेके 0 से 60 डिग्री ऊपर, कुल मिलाकर 100 डिग्री की भी रेंज नहीं है जिसमें हम बच सकते हो। और वो भी तब जब हमारे पास हीटिंग है और कपड़े हैं और तमाम तरीके के औजार हैं और व्यवस्थाएं। अगर ये सब कपड़े वपड़े ना हो तो हम अधिक से अधिक 5 डिग्री से लेके 25 या 35 डिग्री तक में बच पाएं। रेंज और छोटी हो जाएगी। तो प्रकृति को क्या करना है? जो वो पूरी रेंज है उसकी अपनी, उसको जरा सा ऐसे आगे पीछे कर देगी हमारे लिए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये भी सोचना कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ बुरा करा तो अब प्रकृति दंड दे रही है, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाली बात है। प्रकृति इतनी बड़ी है कि उसे हमें दंड देने की भी जरूरत नहीं है। हम उसके सामने ऐसे हैं कि जैसे हम बैठे हैं और कोई ऐसे मच्छर मार दिया, ये दंड थोड़ी दिया। आप बैठे थे, बात कर रहे थे, यहाँ खुजली हुई, पता नहीं था क्यों खुजली हुई, तो आपने ऐसे कर दिया, वो मच्छर मरा, आपको पता भी नहीं हुआ है कभी?
कि आप उठो और पाओ कि ऐसे मच्छर मरा हुआ है वहां पे, क्योंकि जब आपका खून पी रहा था तभी आपने करवट ले ली, वो मर गया। हम प्रकृति के सामने ऐसे, मच्छर बहुत बड़ा होता है इंसान के सामने, हम प्रकृति के सामने धूल के एक कण का शतांश भी नहीं है। वो करवट क्या लेगी, वो इतनी सी गति कर दे, इंसान क्या चीज है उसके सामने। बात समझ में आ रही है? फिर इंसान भूल क्या करता है, इंसान ये बात समझता नहीं है कि तुम्हारा काम प्रकृति को भोगना नहीं है। भोगा किसी छोटी चीज को जाता है। आप कुछ खाते हो, जो चीज आप खाते हो वो आपके मुंह के आकार से छोटी होती है, तभी खाते हो। प्रकृति बहुत बड़ी है, उसको भोगा नहीं जा सकता, मूर्खता है। लेकिन फिर भी हम उसे भोगना चाहते हैं। क्यों भोगना चाहते हैं? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। हमें पता ही नहीं है दो बातें। पहला, तुम जो चाह रहे हो वो प्रकृति को भोग के मिलेगा नहीं, और दूसरी बात, जिसको तुम भोगने जा रहे हो वो बड़ी मां है तुम्हारी। तुम कोशिश भी कर लो तो तुम उसको भोग सकते नहीं। अरे तुम क्या कर लोगे? तुम अधिक से अधिक ये पृथ्वी ग्रह बर्बाद कर दोगे, इससे तुम्हारी ही प्रजाति मिट जाएगी। पूरे ब्रह्मांड को देख लो तो उसमें पृथ्वी ग्रह की हैसियत क्या है? समूचे ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी ग्रह कितना है बताऊं? शुरू करो गंगोत्री से ही शुरू कर दो और सीधे बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ, ठीक है? और गंगा में जितनी बूंदें हों उनमें से एक बूंद के बराबर है ब्रह्मांड में पृथ्वी की हस्ती। समझ में आ रही बात है? भारत का पूरा पश्चिमी तट ले लो, गुजरात से शुरू करो, केरल तक चले जाओ। उसमें बीच बीच में रेतीली बीचें आती हैं, रेत वाले तट, बीच आती है। कितने उस पे धूल के कण होंगे? कितने होंगे? या थार का रेगिस्तान ले लो, उसमें कितने रेत के कण होंगे? तो पृथ्वी की हैसियत ब्रह्मांड में पूरे थार के रेगिस्तान में जितनी बालू है, रेत, उसके एक कण से भी कम है। तुम प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचा लोगे? एक बार मैंने कहा था, लोगों ने कहा था द अर्थ इज हीटिंग अप, द अर्थ इज सिक। लोग बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग इज द फीवर ऑफ द प्लैनेट। मैंने कहा था द अर्थ इज नॉट सिक, द अर्थ इज जस्ट एडजस्टिंग इटसेल्फ टू एलिमिनेट मैन। अर्थ का कुछ नहीं जाता, तुम्हारा सब कुछ जाता है। इसमें तेरा घाटा, मम्मी का कुछ नहीं जाता। तू अभी 2 सेकंड पहले पैदा हुआ है। एवोल्यूशनरी टाइम स्केल में तू 2 सेकंड पहले, उस दिन मैं आईआईटी में भी यही बोल रहा था ना, इवोल्यूशन की दृष्टि से तू 2 सेकंड पहले पैदा हुआ है, और मम्मी अरबों साल पुरानी है, और तेरे जैसे वो 1 सेकंड में लाख पैदा करती हैं। उनका क्या जाएगा? तू मिट जाएगा। ये भी कहना लेट सेव द प्लैनेट, लेट सेव द प्लैनेट, अहंकार की बात है। हम इतने बड़े हैं कि वो तुम्हारे आने से पहले भी थी और वो तुम्हारे जाने के बाद भी है। बेटा तू अपनी बचा। और मनुष्य है जो इन छोटी टेम्परेचर रेंजेस में सरवाइव कर सकता है। प्रकृति बढ़े हुए तापमानों पर भी जो प्राणी मौज में बचे रह जाएं, ऐसों को विकसित कर देगी। हाँ, ऐसों को विकसित करने में हो सकता है 10 लाख वर्ष लगे। प्रकृति के लिए 10 लाख वर्ष क्या है? समय तो उसकी जेब में है। प्रकृति को कोई प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे तुम प्रकृति के बच्चे हो झुन्नू, वैसे ही समय भी क्या है? प्रकृति का बच्चा। किसी चीज में 10 करोड़ साल लग रहे हैं तो प्रकृति को कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए 10 करोड़ वर्ष क्या है? जैसे पलक झपकी। समझ में आ रही बात? वो इतनी बड़ी है
कि वो पलक भी झपके तो हमारे लिए महाप्रलय है। महाप्रलय कह तो रही है कि दुबई का हाल देख लो, आ रहे हैं लोगों के फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि ये दुबई है। वो दुबई ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बंबई में हो जाता है मॉनसून में, उससे भी ज्यादा बदतर। या क्या है, मां ने बस सांस लिए और हमारे लिए चक्रवात आ गया। वो कुछ नहीं है, क्या है, जरा सी मां ने सांस लिए। जिसको आप सूरज बोलते हो, सूर्य देवता बोल के उपासना करते हो, आपको मालूम है वो एक दुनिया के आधे तारे उस सूरज से बड़े हैं। हम चीज क्या है? लेकिन जिसको नमन करना चाहिए, जिसके साथ हमारा रिश्ता बस हो सकता है कि उसको देखें साक्षी हो करके, हम निकल पड़े उसको भोगने के लिए। जैसे कोई देवी खड़ी हो पूर्ण अपने विकसित आकार में, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, और कोई मच्छर आके बोल रहा हो मैं इनको भोगूंगा क्योंकि मैं बहुत कामुक आदमी हूं, मैं देवी को भोगूंगा। और देवी माने देवी, और मच्छर क्या बोल रहा है, मुझे भोगना है। कुछ नहीं करना, उसको बस ऐसे देख लेना है, देखने भर से भस्म हो जाएगा। भस्म माने क्या, माने जल नहीं जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा उसको। सेक्रेडनेस ये शब्द हमारे व्याकरण से लुप्त हो गया है। सेक्रेड माने वो जो इतना बड़ा है कि उसको छूने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी सेक्रेड नहीं माना प्रकृति को जिन्होंने कंजम्पशन करा, और सेक्रेड तो वो भी नहीं मान रहे हैं जो एक्टिविज्म कर रहे हैं। सेक्रेड माने बहुत बड़ा मानना। अगर आप कह रहे हो मैं तुझे आके बचा लूंगा, तो जिसको बचा रहे हो उसको बड़ा मान रहे हो क्या? तो एक्टिविज्म में भी सेक्रेडनेस कहां है? अगर सेक्रेडनेस आती है तब जब कुछ बहुत बड़ा लगता है, तो फिर प्रश्न उठता है किसके लिए बड़ा? मेरे लिए बड़ा ना। सीक्रेटनेस सिर्फ तब आती है जब आत्मज्ञान होता है, अपना पता होता है हम कितने छोटे हैं। हमारी पूरी शिक्षा में कहीं आत्मज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते हम कौन है, तो हमें पता ही नहीं हम छोटे कितने हैं। तापमान बदल जाता है, तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य अपनी एक सोच है, धारणा है, मनुष्य अपना मन है। प्रयोग हो चुके हैं, शोध हैं, और उन शोधों की कोई ज़रूरत भी नहीं। ये बात आपके आम अनुभव की है। अभी इस कमरे में जितना तापमान है वो बदल जाए, आपका विचार बदल जाएगा, इंसान ही बदल जाएगा। और ये बस खाल की बात है। तापमान, नमी, दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बदल जाए, आप पूरे बदल जाओगे, इंसान ही दूसरा हो जाएगा। आप पूरी तरह से प्रकृति के उत्पाद हो। अभी इस कमरे में उमस बढ़ जाए, नमी, आर्द्रता, आपके विचार बदल जाएंगे कि नहीं? प्रयोग हो चुके हैं, लोगों को अलग अलग तरीके के माहौल में सुलाया गया, उनको सपने ही अलग अलग आए। माहौल माने कहीं कोई सो रहा है, वहां एक तरह की आवाज है, कहीं दूसरे तरह की आवाज है, कहीं कोई सो रहा है वहां बिल्कुल अंधेरा है, कोई सो रहा है वहां थोड़ी रोशनी बीच बीच में है, रोशनी भी अलग अलग तरीके की है, तापमान अलग अलग करके देखे गए, उनकी सबकी ब्रेन वेव्स ही अलग अलग हो गई सोते सोते से। प्रकृति को कुछ करना थोड़ी है हमें सजा देने के लिए। आप जो कर रहे हो आप उसके अधीन हो।
आप जिससे छेड़छाड़ कर रहे हो आप उसके अधीन हो, जिसको आप छेड़ रहे हो बदल गया तो आप नहीं बचोगे। नहीं समझे? तुम इस कमरे में बैठे हो, मान लो तुम्हारे पास यहां पर कोई व्यवस्था है जो यहां तापमान निश्चित करती है, जो यहां पर कितना प्रेशर होगा ये निश्चित करती है, ठीक है, यहां पर कितनी धूल होगी हवा में ये निश्चित करती है। तुमने उसे छेड़छाड़ कर दी, तुमने उसे छेड़छाड़ कर दी तो तुमने व्यवस्था खराब कर दी या खुद को मार डाला? तुम उसी की पैदाइश हो। जब एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, एक खास टेम्परेचर हुआ, तो उससे इंसान खड़ा हुआ। तुम प्रकृति पर कहीं से भेजे नहीं गए हो। लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब मैं इस दुनिया में आया, कोई मर जाता तो बोलते हैं अब वो दुनिया छोड़ के चला गया। कहां? तुम इस दुनिया में कहीं से आए नहीं हो, तुम इसी मिट्टी से उठे हो। और तुम इस मिट्टी से उठे हो क्योंकि यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियां थीं। तुम उन्हीं परिस्थितियों से छेड़छाड़ कर रहे हो, तुम दोबारा मिट्टी हो जाओगे। तुम जिन परिस्थितियों की पैदाइश हो, तुम उन्हीं परिस्थितियों को ऑल्टर कर रहे हो, बदल रहे हो। कोई वजह है ना कि पृथ्वी ग्रह पर जीवन है, मंगल पे नहीं है? क्या वजह है? कंडीशंस। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई परमात्मा बैठा है जिसने कहा प्रकृति मेरी फेवरेट है, पृथ्वी मेरी पसंदीदा है, पृथ्वी पर ही जीवन होगा। ऐसा है क्या कि किसी दूसरे लोक से कोई दिव्य गुलेल से परमात्मा ने मनुष्य को खींच के फेंका और कहा कि इसमें जो मेरा सबसे प्रिय ग्रह है वो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही जाके लैंड करे ये? ऐसा तो कुछ नहीं है। यहां कुछ परिस्थितियां हैं जिनसे इंसान निर्मित हुआ, तुम उन परिस्थितियों को बदल रहे हो। अच्छा, यहां धूल ही धूल होती तो इंसान होता? होता? जब इंसान यहां हुआ तो धूल कितनी थी, AQI कितना रहा होगा? कुछ भी नहीं। किसी बहुत शांत जगह पे चले जाओ तो वहां पर AQI 1 से भी नीचे होता है। जब AQI इतना कम था तब जाकर के इंसान पृथ्वी पर निर्मित हुआ। अब अगर AQI तुमने 500 का कर लिया है तो वो हवा इंसान को अब जीने देगी क्या? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही डिजाइंड है AQI लेस देन 1 के लिए, और उस सिस्टम को तुम AQI ग्रेटर देन 500 दे रहे हो। वो सिस्टम तो खत्म होना ही है। आपको मालूम है ये आंखें, चूंकि इंसान सबसे पहले अफ्रीका में खड़ा हुआ था, आपकी आंखों को वृक्ष देखने जरूरी हैं, क्योंकि आप जंगल से अभी 2 दिन पहले निकले हो। अगर इंसान 100 साल पुराना है तो जंगल से वो बस अभी अभी निकला है। अगर आप मानो कि इंसान की पृथ्वी पर कुल अवधि 100 वर्ष की है तो जंगल से वो बस अभी अभी निकला है। उससे पहले जंगल में रहता था। जंगल में रहता तो आंखें क्या देखती थी? आपकी आंखों को हरितिमा देखनी जरूरी है, और आपकी आंखें पढ़ने के लिए निर्मित भी नहीं है। बात समझ रहे हो? और आपकी आंखें 150 की स्पीड पर कुछ देखने के लिए बनी भी नहीं है। आप जो गाड़ी चलाते हो वो आंखों के साथ अन्याय है, क्योंकि आंखें ऐसी हैं ही नहीं कि वो कुछ समझ पाए कि चल क्या रहा है। आंखें कभी नहीं चली। आपकी टांगें कितना दौड़ सकती हैं? 20-30 अधिकतम गति। आंखें उतने में तो पता लगा लेती हैं क्या चल रहा है, उसके आगे फिर आंखें जवाब देना शुरू कर देती हैं। टीवी देखने के लिए आपकी आंखें बनी ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे चश्मा लगा लिया, क्योंकि आप देखोगे टीवी, मोबाइल, आप किताब पढ़ोगे तो ठीक है, चलो चश्मा लगा लो। लेकिन तापमान का क्या करोगे? बारिश का क्या करोगे? आप जलचर तो हो नहीं, पानी बढ़ आएगा, क्या करोगे? मनुष्य को तो प्राकृतिक रूप से तैरना भी नहीं आता।
प्रकृति में जानवर होते हैं जो तैरते हैं, वो खुद ब खुद तैरते हैं, उनका छोटा सा बच्चा डाल दो तैर जाएगा। और जानवर होते हैं जो नहीं तैरते हैं, वो पानी के आसपास भी नहीं होते। ज्यादातर जानवर जो होते हैं प्रकृति में, जंगल वाले, वो सब तैर जाते हैं। आपको पता है भैंस तैरती है, आपको पता है हाथी तैरता है, ये सब मस्त तैरते हैं। सोचो हाथी तैरता है। पानी बढ़ाएगा, आप तैर लोगे? और वो थोड़ा बहुत नहीं तैरते कि स्विमिंग पूल है। हाथी तैर कर अमेजन पार कर जाता है। आप जो कर रहे हो उससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में भी बाढ़ आएगी। पहले तो आप क्या करोगे? एक चीज और आखिरी इसमें, दुनिया में जितने जीव हैं उनमें से मनुष्य प्राकृतिक रूप से सबसे असुरक्षित है शारीरिक तल पर। हमारी खाल पर तो अब बाल भी नहीं होते। अगर मनुष्य द्वारा निर्मित व्यवस्था टूटती है चरमरा के, तो किसी भी अन्य प्रजाति से ज्यादा मनुष्य को दुख होना है। बाकियों ने प्रकृति के ही भीतर अपने लिए व्यवस्था बना रखी है। इंसान अकेला है जो प्रकृति निर्मित नहीं, स्वरचित व्यवस्था पर अब आश्रित है। आप नंगे पांव चल सकते हो? दुनिया का एक एक प्राणी नंगे पांव चलता है, आप नंगे पांव नहीं चल सकते अब। आप तो अब बिना ब्रश किए ना जी पाओ, सर में दर्द हो जाएगा। दुनिया का कोई प्राणी दांत नहीं मांजता। आपके लिए प्रतिदिन नहाना जरूरी हो गया है, दुनिया में कोई प्राणी नहीं प्रतिदिन नहाता। आपको कहां से मिलेगा नहाने को पानी, जब पीने को पानी नहीं है, नहाने को कहां से पाओगे? प्रकृति से दूर होकर हम शारीरिक रूप से सबसे असुरक्षित जीव बन गए हैं, और मानसिक रूप से भी। दुनिया की किसी प्रजाति में अवसाद, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी मनुष्य में। आपने देखा है, आपको थोड़ी धूप लग जाए आपकी खाल जल जाती है, और भैंसें तो दिन भर धूप में रहती हैं तो नहीं जलती। दुनिया के सब प्राणी अभी भी ऐसे हैं कि वो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। आपके लिए एक दिन का व्रत उपवास इतनी बड़ी बात हो जाती है कि आप उसको भगवान से जोड़ देते हो। एक दिन नहीं खाया तो अब मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और दुनिया के जितने जीव हैं सबकी जिंदगी ऐसे ही चलती है कि एक दिन खाया, 2 दिन नहीं खाया, वो उनका चलता रहता है। आप कैसे जियोगे बताओ? और थोड़ी ऊंच नीच हो जाए जिंदगी में तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। बंदर को कभी देखा डिप्रेशन में? प्रलय जैसी स्थिति जब बनेगी तो बाकी प्राणी किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे, आपका क्या होगा? और अगर वो मरेंगे भी, विलुप्त भी होंगे, तो दर्द सहकर मरेंगे, दुख सहकर नहीं। मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर उनको ये नहीं होने वाला, एंजाइटी, डिप्रेशन। आपका क्या होगा? न तो हमारा शरीर इस लायक है कि कुछ सह सके, न हमारा मन इस लायक है कि कुछ सह सके। हम पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति हैं, मोस्ट वल्नरेबल। पृथ्वी की 1/4 आबादी ऐसी है जो आंशिक रूप से, अपूर्ण रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित दवाओं पर आश्रित है। 1/4 ऐसे हैं जो या तो एकदम ही ऐसे हैं कि दवाई न मिली तो उसी दिन मर जाएंगे, या ऐसे हैं कि दवाई नहीं मिली तो धीरे धीरे मर जाएंगे। ये आपकी फैक्ट्रियां अगर बाधित होनी शुरू हुई, दवाइयों की फार्मेसीज, आप जी लोगे? दुनिया का कोई प्राणी दवाइयों पर इतना आश्रित नहीं है जितना मनुष्य।
आप क्या करोगे? कोविड के दिनों में एक मामला आया था, एक आदमी पागल हो गया अपने बाल नोच नोच के, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी बाल नहीं बढ़ाए थे, दाढ़ी नहीं रखी थी। उसके बाल बहुत बढ़ गए, उसने नोचने शुरू कर दिए। कितना नोचेगा? वो सचमुच पागल हो गया। छोटी सी बात है, पर सोच लो। प्रकृति से दूर जा जाके हमने अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है, और अब तुर्रा ये कि हम बिना अपनी कमजोरी को जाने प्रकृति से और खिलवाड़ कर रहे हैं। खाना तो हमको ऐसा लगता है जैसे बाजार में मिलता है। फसलें वैसे ही उगती रहेंगी अगर तापमान ऊपर नीचे हो गया तो। उत्तर भारत में आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में बारिश करोगे तो खाने को क्या पाओगे? पर हमें लगता है नहीं, ये तो फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड है आटा। किसी बच्चे से पूछो आटा कहां से आता है, बोलेगा फैक्ट्री से आता है। उसको पूछो खेत क्या होता है, बोलेगा जहां फार्म हाउस होता है। फसल उगलेगी, तापमान ऊपर नीचे हो गया। तापमान ही नहीं होता ये, पहले ग्लोबल वार्मिंग बोलते थे, अब क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, फिर क्लाइमेट क्राइसिस बोलते हैं। सिर्फ वार्मिंग की बात नहीं है, उसमें प्रेसिपिटेशन भी है, और उसमें तमाम तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, सिर्फ वार्मिंग नहीं है। रेनफॉल का पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है। तुम क्या खाओगे ये बता दो। हाँ, प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता, वो दूसरी प्रजातियां पैदा कर देगी जो दूसरी चीजें खाती हैं। तिलचट्टे हैं, उनको बोलते हैं कि वो पत्थर भी खा लेते हैं, बोलते हैं। कहते हैं न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो तिलचट्टे नहीं मरेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है दुबई वगैरह, बड़ी माँ के लिए क्या है? जैसे वो जो उतनी बड़ी हमने बीच की बात करी गुजरात से लेके केरल तक, उस पर किसी बहुत छोटे बच्चे ने आके इतना सा घरौंदा बना दिया है, वो दुबई है। अगर गुजरात से केरल तक की पट्टी को एक साझी लंबी बीच मानो, तो उस पर दुबई ऐसी है जैसे किसी छोटे से बच्चे ने आकर इतना सा घरौंदा बना दिया हो। वहाँ की एक लहर आएगी, सब साफ कर देगी। आपके लिए लगता है कि दुबई, कि चेन्नई, कि बंबई बहुत बड़ी बात है, या कोई भी तटीय शहर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रकृति के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। पर इंसान अपनी औकात भूल गया है। ये आत्मज्ञान की कमी से होता है। आत्मज्ञान का मतलब ही है अपनी औकात पर रखते रहना। हम कह रहे हैं बड़ी मां का भोग तो हम करते ही रहेंगे, बस भोग करने के हम ज्यादा चतुर चालाक तरीके निकाल लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ग्रीन एनर्जी और ये सब कुछ। इन सब के पीछे धारणा क्या है? भोग कम नहीं करूंगा। हाँ, भोग करने के लिए मैं चालाकी पूर्ण तरीके निकाल लूंगा, भोग कम नहीं करूंगा। मैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही रखूंगा, बस मैं अब एक चालाक तरीका लेके आ रहा हूं जिससे कार्बन एमिशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? किसको मूर्ख बना रहे हो? जिसको आप ग्रीन एनर्जी बोलते हो, उसकी पूरी ओवर द लाइफ साइकिल कॉस्ट लेकर के मुझे दिखा दो कि वो कैसे क्लीन है। आप दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई में यूएई में और उधर आसपास के जो सब अरब देश हैं उनमें आप अभी पढ़िएगा, पिछली गर्मियों की खबर है, कुछ
गांव, कुछ शहर ऐसे थे जिनको हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया गया है। कुछ ऐसे थे जिनमें 3 डे वर्क वीक करना पड़ा। अब उनमें तापमान इतना हो गया कि उनमें अब रहा नहीं जा सकता, उनको छोड़ दिया गया, वो पूरे शमशान हो गए। ये दुनिया के बहुत सारे शहरों का भविष्य है, पूरा ही छोड़ देना पड़ेगा। कोई बहुत गर्म हो जाएगा, कोई बहुत ठंडा हो जाएगा, कोई बर्फ के नीचे दब जाएगा, कोई पानी के नीचे आ जाएगा। कहीं हर समय तूफान चल रहे होंगे, कहीं इतना सूखा पड़ रहा होगा कि वहां पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो वहां रहेगा कौन? ये दुनिया के अधिकांश शहरों का भविष्य है। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई भी चीज कितनी भी कम हो जाए, इतना ही तो होगा ना कि उसके दाम बढ़ जाएंगे। पानी बहुत कम हो जाएगा, हम 10,000 रुपए में एक बोतल खरीद के पी लेंगे, हम अमीर हैं। आप कह रहे हो कि जो एयरपोर्ट था वो सी पोर्ट बन गया। अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, उनकी छत पर हेलीपैड है। वो कह रहे हैं हमें चलना ही कौन सा पब्लिक कन्वेयंस से है। आप जिसको हवाई जहाज बोलते हो वो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बोलते हम इस पे कहां चलने वाले हैं, हमारे घर की छत पे हेलीपैड है, हम सीधे वहां से जाएंगे, वहां थोड़ी पानी भरा है। और सही बात है, वहां थोड़ी पानी भरा है। और जो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं वो कहते हैं अरे तुम छोड़ो हेलीकॉप्टर, मेरे पास रॉकेट है, मैं सीधे मार्स में आके रहूंगा। जो एक मीम चलती थी ना, अरे जल्दी जल्दी करो, अभी मार्स भी तो तबाह करना है। 8-10 बच्चे पैदा करो, दुनिया भर का कंजम्पशन करो, अभी मार्स भी तो तबाह करना है। साधु तेरी पीर है, जो जाने पर पीर। साधु तेरी पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, ते काफिर बेपीर रे साधो, ते काफिर बेपीर। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार रे साधो, सो फिर काटी तुम्हार। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार। जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार रे साधो, सो फिर काटी तुम्हार। जी नमस्कार, मैं गजल आचार्य जी को 2.5 साल से सुन रहा हूँ।
और स्टार्टिंग शुरुआत तो मेरी यूट्यूब से हुई थी, और फिर सुनते सुनते शारद जी की तरफ और आकर्षित हुआ, उनके प्रेडिक्शंस और काफी होते हुए फिर मैंने आचार्य जी के सभी सत्रों में एनरोल हुआ, और अभी इस सभी सत्रों में, और बहुत ऑफलाइन सेशन भी आचार्य जी के निकट बैठ के मैंने सुना हूँ। बहुत अंदर एक कैपेबिलिटी, एक साहस बढ़ा है, क्लियरिटी आई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा सुनना है, क्या नहीं करना है। और वो आज की जो सीख है मेरी, आचार्य जी ने समझाया कि बाहर बाहर जो सोचते हैं कि मेरे पास, मुझे ये चीज, मुझे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, और फिर मेरे पास कुछ ऐसी समृद्धि आ जाए जिससे वो शायद मुझे पूर्ण कर देगी, या फिर वो मेरा जो जीवन बदल देगी, तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। ये अनुभव भी हमने देखा है कि आचार्य जी भी चीजों जो और बोली थी कि छोटे रहोगे तो अगर छोटे रहोगे तो बड़ी से बड़ी चीज को भी आप छोटी कर दोगे उसको, और और इतने, इसलिए इतने बड़े हो जाओ कि धूल को भी छू दो अगर, तो हीरा बन जाए। तो आचार्य जी ने जो बताया कि आज कि जितना जो उच्चतम है उससे करीब जाओ, और वो तभी आप जा पाओगे जब हम आत्मज्ञान का सहारा लेंगे। वो आचार्य जी ने जो और उपनिषद की जो परिभाषा आज बताई कि बहुत अच्छा लगा वो, कि उप मतलब निकट और नी मतलब नितांत, बहुत जी ज्यादा निकट, और शुद्ध मतलब ज्ञान। तो जब ऋषि के बहुत निकट आ जाता है शिष्य, तब उसको तो ज्ञान फूटता है। मतलब जब आत्मा के बहुत निकट आ जाता है, और उसके बीच में जो संवाद होता है, आत्मा और अहम के बीच जो संवाद होता है, वो फिर वो साहित्य आकर के उपनिषद के रूप लेता है वो। और फिर आज जो प्रतिभागी तुमका जो प्रश्न था वो, उससे भी मैं कोरिलेट कर पाया कि जो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में जो हमको जो किसी भी, अगर किसी परिस्थिति में जो हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो सिंपैथी होती है, करुणावश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो धूमिल हो जाती है वो। झूठे सुख को सुख कहे, मानते हैं मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानते हैं मन मोह। जगत चबैना पालिका, कुछ मुख में कुछ दूर साधो, कुछ मुख में कुछ दूर। नमस्कार।